सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। जिलों में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह, बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं लोग। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। और दूरदर्शन मना रहा है अपना 62वां स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर आवश्यक रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री सह पश्चिमी चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने जिले के कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यही रोड है सर, यही रोड आ रहा है। आपदा और किसानों की फसल क्षतिपूर्ति को लेकर बैठक थी और जिला प्रशासन ने जो आकलन किया और जनप्रतिनिधियों के आकलन को हम लोगों ने आज समीक्षा किया और उन सभी आकलनों पर करीब 98,000 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो गन्ना हो चाहे धान हो, और इन सभी चीज़ों का आकलन करके उनको सही समय पर क्षतिपूर्ति मिले। समाज कल्याण सह खगड़िया जिले के प्रभारी मंत्री मदन सहनी ने खगड़िया में बाढ़ एवं संभावित सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री सहनी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उपस्थित है आज विशेष रूप से जो बाढ़ विभिष्का खगड़िया जिला और या अन्य जिलों में हुई है उसको लोगों तक हर तरह से समुचित लाभ मिल सके, खास करके जो हमारे किसान हैं उनको भी जो फसल क्षति हुई है उसका सही आकलन हो सके और उन तक जो भी फसल सहायता राशि है समय पहुंच सके। तो उसके लिए विशेष रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग खगड़िया जिला में आए हैं और पहले से भी इस दिशा में जिलाधिकारी और उनके सारे टीम ने अच्छे काम किए। माननीय विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का पूरा सपोर्ट मिला है। और ग्रामीण विकास मंत्री सह समस्तीपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करते हुए समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी घटने के बाद टीकाकरण अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया है। और आज तो बांध पर हमने देखा कि वहाँ पर टीका भी लग रहा है और जिन जिन प्रखंडों में टीका का काम धीमी रही है उसको और तेजी से चलाने का हम लोगों ने निर्देश किया है। नालंदा के प्रभारी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़, अतिवृष्टि और अन्य आपदाओं की स्थिति से संबंधित विषयों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में आपदा की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। विमर्श हुआ और इससे जो लोगों की दिक्कतें हैं उसको दूर करने में काफी मदद की। गन्ना मंत्री सह कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने बाढ़ से हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान जिले में प्रशासन द्वारा किया गया कार्य बेहद संतोषजनक रहा है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को जल्द ही मरम्मत करने का निर्देश विभागीय अभियंताओं को दिया गया है। जो इन क्षति के बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया है और इसका एक कॉमन एजेंडा बनाकर एक इसकी सूची बनाकर और राज्य सरकार के पास जा रही है। समस्तीपुर जिले में टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 17,36,110 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं।
जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर बुजुर्ग, महिला और युवा टीका लेने पहुंच रहे हैं। लाभार्थियों ने सरकार द्वारा निःशुल्क कोरोना के टीके उपलब्ध कराए जाने के प्रति आभार जताया है। इनका कहना है कि हर व्यक्ति को समय पर कोरोना के टीके लेने चाहिए। इससे बचाव का वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। तो सबको लेना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 8 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश में हड़ताल के दौरान 200 सफाई कर्मियों पर किए गए कार्रवाई के आदेश को वापस लेना भी शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट गए हैं और रात से ही कूड़े का उठाव शुरू कर दिया है। निगरानी विभाग ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कौंतेय कुमार के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की। 4 घंटे से भी अधिक चले इस छापेमारी में करीब 12 लाख रुपए नकद, बड़ी मात्रा में आभूषण और कई जमीनों के डीड सहित निवेश से संबंधित कागजात प्राप्त किए। यह छापेमारी निगरानी के डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर के नेतृत्व में हुआ। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। गोपालगंज जिले में हथुआ राज की जमीनों का मामला सीलिंग वाद के तहत वर्षों से जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित है। हथुआ को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के साथ ही बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मामले में हथुआ राज और प्रशासन का अलग अलग आरोप प्रत्यारोप है। संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य नागेंद्र पांडे ने महाविद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का सरकार से अनुरोध किया है। आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय के नाम से जो दर्ज जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर महाविद्यालय को सौंप दिया जाए। गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीलिंग वाद के तहत जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। और जो अभी जिस पे भी सीलिंग का केस चल रहा है उन ज़मीनों पे हमें सूचना मिली है कि कुछ लोग मकान बना रहे हैं, तो 2 कारणों से उन चीज़ों को रोका जाएगा। पहला तो यदि सीलिंग के लैंड पे बना रहे हैं तो उसको रोका जाएगा। दूसरा, चूँकि वो नगर पंचायत बन चुका है तो बिना नक्शा पास कराए हुए मकान बनाना अनुचित है। इस आलोक में मैं CO, SHO और वहाँ के नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी उनको मैं अभी पत्र देता हूँ और उस पर कार्रवाई करता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में नवादा जिले का वारसलीगंज क्षेत्र सक्रिय भागीदार रहा है। वारसलीगंज में 55 सेनानियों का सामूहिक शिलापट इसका प्रमाण है। एक रिपोर्ट। पूरन सिंह स्कूल से गिरफ्तार कर लिए गए थे जब वे 7वीं में पढ़ते थे। इलाके में ये अकेले स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जीवित है, लेकिन अपनी अस्वस्थता के कारण आजादी की गाथा बताने में असमर्थ हैं। इनके बेटे उपेंद्र सिंह बताते हैं कि इनके पिता बताया करते हैं कि अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था, फिर भी लोग आंदोलनरत थे। बचपन में मेरे पिताजी कहते थे, मैं शामली स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से कई साथियों के साथ अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ रेलवे ट्रैक को कबाड़ने वारसलीगंज गया, जहाँ तत्कालिक दरोगा कमरू जमा कई साथियों के साथ गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ तो मैं सक्रिय रूप से भाग लेकर उसमें कार्य किया। बटोर सिंह अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के शिकार हुए थे।
वारसलीगंज इलाके के कामेश्वर सिंह, मुसाफिर सिंह, कुशुन सिंह, बच्चू सिंह, नूनू सिंह, राम रक्षा सिंह, युगल लाल, मिश्री लाल, ज्वाला प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर सिंह जैसे अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। दरअसल जमींदारों के अत्याचार से त्रस्त लोगों का सामूहिक आक्रोश स्वतंत्रता आंदोलन में देखने को मिला था। वरिष्ठ इतिहासकार रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर कहते हैं कि वारसलीगंज के युवाओं को तब कोई चाहत नहीं थी, सिर्फ एक ही चाहत थी कि देश आज़ाद हो जाए। और उनके मन में कोई चाहत नहीं थी, एक ही चाहत थी कि भारत आज़ाद हो जाए और उसके लिए उनको जो कुर्बानी देना हो वो देने को तैयार थे। और इसलिए वारसलीगंज जो केंद्र बना स्वाधीनता आंदोलन का, इसी कारण बना कि वारसलीगंज में थोड़ा जिले के अपेक्षा कुछ संपन्नता पहले आ गई थी और इसके कारण उनमें जागृति भी आई थी और जागृति के कारण ही हुआ कि उन लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन को गति दिया और ये सब काम कर करके उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा को बुलंद किया, तिरंगा झंडा को लहराया और इस ढंग से बुलंदी के साथ में विरोध किया। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वारिसलीगंज इलाका काफी सक्रिय रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जेल गए थे। ब्लॉक परिसर में 55 स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापट इस बात का प्रमाण है। वारिसलीगंज मगध का अकेला इलाका है जहां इतनी तादाद में सेनानी भाग लिए थे। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को सार्वजनिक प्रसारण के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। दूरदर्शन आज अपने 62 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। एक रिपोर्ट। दशकों से दूरदर्शन समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारण किया गया। उन दिनों दूरदर्शन का प्रसारण नियमित रूप से नहीं हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1965 से 5 मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनने का गौरव प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ। 1967 से कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1975 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई एवं अमृतसर से भी शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियन गेम्स, हम लोग पुलाव बिकते ना इसके तो करोड़पति बन जाता, ये कभी का विशेष था। और बुनियाद जैसे धारावाहिकों की वजह से दूरदर्शन की पहुंच आम जनमानस तक हुई। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। जिलों में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह, बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं लोग। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। और दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां स्थापना दिवस। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविड ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।
रियासती हुकूमत ने इंचार्ज वज़रा को सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा रिपोर्ट देने की हिदायत दी। जिलों में कोरोना टीकाकारी के तय लोगों में जोश व कसीर तादाद में टीकाकारी मराकज पर लोग पहुंच रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की हिदायत पर सफाई मुलाजमीन की हड़ताल खत्म। और दूरदर्शन मना रहे हैं आज पटना 62वां यौम तअसीस। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने जिले के इंचार्ज वज़रा के सैलाब से हुए नुकसान मुआयना करके जरूरी रिपोर्ट हुकूमत मुहैया कराने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में सड़क तामीर के वजीर व मगरबी चंपारण जिले के इंचार्ज नतीन नवीन ने जिले के कई सैलाबी इलाकों का दौरा करके अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की है। सर यही रोड है सर, यही रोड आ रहा है। आपदा और किसानों की फसल क्षतिपूर्ति को लेकर बैठक थी और जिला प्रशासन ने जो आकलन किया और जनप्रतिनिधियों के आकलन को हम लोगों ने आज समीक्षा किया और उन सभी आकलनों पर करीब 98,000 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो गन्ना हो चाहे धान हो, और इन सभी चीज़ों का आकलन करके उनको सही समय पर क्षतिपूर्ति मिले। समाजी फलाह व खगड़िया जिले के इंचार्ज वजीर मदद सैनी ने जिले में सैलाब और मुमकिन खुश्क साली से निपटने के लिए एक जायजा मीटिंग करके अफसरान को कई जरूरी हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को लगातार मदद दी जा रही है। उपस्थित है आज विशेष रूप से जो बाढ़ की विभीषिका खगड़िया जिला और या अन्य जिलों में हुई है उसको लोगों तक हर तरह से समुचित लाभ मिल सके, खास करके जो हमारे किसान हैं उनको भी जो फसल क्षति हुई है उसका सही आकलन हो सके और उन तक जो भी फसल सहायता राशि है समय पहुंच सके। तो उसके लिए विशेष रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग खगड़िया जिला में आए हैं और पहले से भी इस दिशा में जिलाधिकारी और उनके सारे टीम ने अच्छे काम किए। माननीय विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का पूरा सपोर्ट मिला है। और देही तरक्की के वजीर समस्तीपुर जिले के इंचार्ज श्रवण कुमार ने भी सैलाब से हुए नुकसानात मुआयना करते हुए एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका अफसरान को इस सिलसिले में जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सैलाब से इस इलाकों में आम जमाव को होने के बाद मुमकिन बीमारी के खतरे को देखते हुए टीकाकारी मुहिम को तेज करने की हिदायत दी गई है। आज में जो संभावना है वो कई प्रकार की बीमारियों की संभावना है, उसके लिए भी हम लोगों ने सूचित किया है। और आज तो बांध पर हमने देखा कि वहाँ पर टीका भी लग रहा है और जिन जिन प्रखंडों में टीका का काम धीमी रही है उसको और तेजी से चलाने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। नालंदा के इंचार्ज वजीर तालीम जय कुमार चौधरी ने सैलाब साराबादी को दीगर आफात से नुकसान से निपटने के लिए एक जायजा मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा है कि नालंदा जिले में आफात जैसी हालत से निपटने के लिए हुकूमत चौक चाबंद है। मौके में गन्ना के वजीर और कटिहार के इंचार्ज प्रमोद कुंवर ने भी सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैलाब के दौरान जिले में इंतजामिया के जरिए किए गए काम बेहद तशफ़ी बख्श है। सैलाब से नुकसान होने वाले इलाकों को जल्द ही मरम्मत करने की हिदायत महकमा इंजीनियरों को दी गई है। तो जो भी बाढ़ से हुए क्षति, जो इन क्षति के बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया है और इसका एक कॉमन एजेंडा बनाकर एक इसकी सूची बनाकर और राज्य सरकार के पास जा रही है। समस्तीपुर जिले में टीकाकारी का काम जोरों शोर से चल रहा है। जिले में अब तक 17,36,110 लोगों को कोविड से बचाव के टीके देने किए हैं। जिले के मुख्तलिफ टीका मराकज पर बुजुर्ग, खवातीन और नौजवान टीका लेने पहुंच रहे हैं। मुस्तफिजैन ने हुकूमत के जरिए मुफ्त कोरोना
के टीके मुहैया कराए जाने की तय तशक्कुर का इजहार किया है। उनका कहना है कि हर फर्द को वक्त पर कोरोना का टीका लेना चाहिए, इससे बचाव का टीका ही एक जरिया है। को है ना, कोरोना का जो भी वैक्सीन का 2 डोज होता है, 2 डोज है जो सबको लेना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने सफाई मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने को कहा है। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को मुलाजमीन के मुतालबे पर मुहम्मदाना ज़ेर गौर करने की हिदायत दी है। इस मामले में रियासती हुकूमत को 8 हफ्ते के दरमियान जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के हुक्म में हड़ताल के दौरान 200 सफाई मुलाजमीन पर की गई कार्रवाई के हुक्म को वापस लेना भी शामिल है। दोनों फरीक को सुनने के बाद कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कोर्ट के हुक्म के बाद सफाई मुलाजमीन काम पर लौट गए हैं और रात से ही कचरे को उठाने लगे हैं। मगर में निगरानी सड़क तामीरात के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौंते कुमार की बटना वाक़ रिहायशगाह पर छापामारी की 4 घंटे से भी ज्यादा चली। इस छापामारी में तकरीबन 12 लाख रुपए नकद, कसीर तादाद जेवरात, अरकान जमीन के डीड समेत इंस्ट्रूमेंट से मुताल्लिक़ कागज़ बरामद हुए हैं। ये छापामारी निगरानी DSP सुरेंद्र कुमार मोहन की क़यादत में हुई है। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ पर हाथ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तियाब हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। गोपालगंज जिले में हथवाराज को जमीन का मामला सीलिंग मुकदमे के तहत सालों से जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज़ैर इल्तवा है। हथवा को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के साथ ही बड़े पैमाने पर तजावुज़ात करके तामीरात काम किए जा रहे हैं। इस मामले में हथवाराज और इंतजामिया एक दूसरे पर अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं। संस्कृत कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल नागरिक पांडे ने कॉलेज की जमीन को तजावुज़ से आज़ाद कराने की अपील हुकूमत से की है। आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय के नाम से जो दर्ज जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर महाविद्यालय को सौंप दिया जाए। गोपालगंज जिले में स्टेट डॉक्टर अमल किशोर चौधरी ने इस मामले पर नोटिस देते हुए सीलिंग मुकदमे से तहत जमीन को तजावुज़ात से पाक कराने की यकीनी दहानी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कुछ ऐसी ज़मीन है जो विवादास्पद है और जो इस पर भी सीलिंग का केस चल रहा है। उन ज़मीनों पे हमें सूचना मिली है कि कुछ लोग मकान बना रहे हैं। तो 2 कारणों से उन चीज़ों को रोका जाएगा। पहला तो यदि सीलिंग के लैंड पे बना रहे हैं तो उसको रोका जाएगा। दूसरा, चूँकि वो नगर पंचायत बन चुका है तो बिना नक्शा पास कराए हुए मकान बनाना अनुचित है। इस आलोक में मैं CO, SHO और वहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी को मैं अभी पत्र देता हूँ और उस पर अगर कार्रवाई। तहरीक आज़ादी में नवादा जिले के वारिस अलीगंज हल्के सरगर्म हिस्सेदार रहे हैं। वारिस अलीगंज में 55 मुजाहिदीन का इज्तिमाई नाम सरगर्म पर नक्श है। एक रिपोर्ट। बटोरन सिंह स्कूल से गिरफ्तार कर लिए गए थे जब वे 7वीं में पढ़ते थे। इलाके में ये अकेले स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जीवित है, लेकिन अपनी अस्वस्थता के कारण आज़ादी की गाथा बताने में असमर्थ हैं। इनके बेटे उपेंद्र सिंह बताते हैं कि इनके पिता बताया करते हैं कि अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था, फिर भी लोग आंदोलनरत थे। बचपन में मेरे पिताजी कहते थे, मैं शामली स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से कई साथियों के साथ अंग्रेज़ द्वारा बनाया हुआ रेलवे ट्रैक को कबाड़ने वारिसलीगंज गया, जहाँ तत्कालिक दरोगा कमरू जमा कई साथियों के साथ गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ तो मैं सक्रिय रूप से भाग लेकर उसमें कार्य किया। बटोर सिंह अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के शिकार हुए थे। वारिसलीगंज इलाके के कामेश्वर सिंह, मुसाफिर सिंह, कुशुन सिंह, बच्चू सिंह, नूनू सिंह, राम रक्षा सिंह, युगल लाल, मिश्री लाल, ज्वाला प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर सिंह जैसे अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। दरअसल जमींदारों के अत्याचार से त्रस्त लोगों का सामूहिक आक्रोश स्वतंत्रता आंदोलन में देखने को मिला था।
वरिष्ठ इतिहासकार रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर कहते हैं कि वारसलीगंज के युवाओं को तब कोई चाहत नहीं थी, सिर्फ एक ही चाहत थी कि देश आज़ाद हो जाए। और उनके मन में कोई चाहत नहीं थी, एक ही चाहत थी कि भारत आज़ाद हो जाए, और उसके लिए उनको जो कुर्बानी देना हो वो देने को तैयार थे। और इसलिए वारसलीगंज जो केंद्र बना स्वाधीनता आंदोलन का, इसी कारण बना कि वारसलीगंज में थोड़ा जिले के अपेक्षा कुछ संपन्नता पहले आ गई थी, और इसके कारण उनमें जागृति भी आई थी। और जागृति के कारण ही हुआ कि वे उन लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन को गति दिया, और ये सब काम कर करके उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा को बुलंद किया, तिरंगा झंडा को लहराया, और इस ढंग से बुलंदी के साथ में विरोध किया। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वारिसलीगंज इलाका काफी सक्रिय रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जेल गए थे। ब्लॉक परिसर में 55 स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापट इस बात का प्रमाण है। वारिसलीगंज मगध का अकेला इलाका है जहां इतनी तादाद में सेनानी भाग लिए थे। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। आज दूरदर्शन का यौम तासीस है। 15 सितंबर 1959 को अवामी नशरियात के तौर पर दूरदर्शन का क़याम हुआ था। आज दूरदर्शन अपने 62 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। एक रिपोर्ट। दशकों से दूरदर्शन समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारण किया गया। उन दिनों दूरदर्शन का प्रसारण नियमित रूप से नहीं हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1965 से 5 मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनने का गौरव प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ। 1967 से कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1972 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई एवं अमृतसर से भी शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियन गेम्स, हम लोग, पुलाव बिकते ना इसके तो करोड़पति बन जाता, ये कभी का विशेष था। और बुनियाद जैसे धारावाहिकों की वजह से दूरदर्शन की पहुंच आम जनमानस तक हुई। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासती हुकूमत ने इंचार्ज वज़राए को सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा रिपोर्ट देने की हिदायत की। जिलों में कोरोना टीकाकारी के तय लोगों में जोश व खसी तादाद में टीकाकारी मराकज़ पर लोग पहुंच रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के हिदायत पर सफाई मुलाजमीन की हड़ताल खत्म। और दूरदर्शन मना रहे आज अपना 62वां यौम तासीस। नाजरीन, कोविड का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप सबसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 साल के ऊपर से सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।